हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका गणित का टीचर बोल रहा हूं, आनंद कुमार। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलेंगे। ठीक है। और 11th का ये बहुत ही 11वीं क्लास का बहुत ही ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्मिश्र संख्या, देखते हैं होता क्या है। सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं नाम है। तो देखो, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे भारत के ही एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ जिनका नाम महावीरा था। इनका नाम क्या था? महावीरा। और ये 850 एडी की बात है। उन्होंने एक मैथ्स का बहुत बड़ा किताब लिखा था, जिसको गणिता सारा संग्रह बोलते हैं हम लोग, जिसको गणिता सारा संग्रह बोलते हैं हम लोग। तो ये जो महावीरा जी ने बताया गणिता सारा संग्रह में, उन्होंने एक इक्वेशन दिया हम लोग को, उन्होंने एक समीकरण दिया। क्या समीकरण दिया? उन्होंने एक ऐसा समीकरण दिया x की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। उन्होंने एक समीकरण लिखा x की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। तो महावीरा जी ने अपने किताब गणिता सारा संग्रह में एक समीकरण की व्याख्या की, x की पावर 2 प्लस 1 बराबर 0। और उन्होंने बोला कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। मतलब x का कोई ऐसा वास्तविक मान नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो उन्होंने इसके बारे में ये बोला। आगे धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे गणितज्ञ आए और इस समीकरण के बारे में सोचे, इसका हल निकालने के बारे में सोचे। तो बहुत लोगों ने इसके बारे में सोचा, पढ़ा। तो एक हमारे और गणितज्ञ हुए, ठीक है। उनका नाम का आइलर नाम था कुछ, उनका नाम आइलर था, ठीक है। 1707 से 1783 के बीच में वो थे। तो उन्होंने इस समीकरण के बारे में सोचा और 1748 में उन्होंने ऐसे सोचा कि क्या हमारे दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस समीकरण को हल कर सके। क्या हमारा जो नंबर सिस्टम है, क्या वो बहुत ही छोटा है जो इस एक समीकरण को सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया और उन्होंने इसको आगे सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर बराबर -1 और x का वैल्यू उन्होंने लिखा प्लस माइनस वर्गमूल ऑफ -1। तो उन्होंने देखा कि ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन x का जो वैल्यू है वर्गमूल ऑफ -1 आया। वर्गमूल ऑफ -1 जो कि वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है? आप किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करोगे तो वो अऋणात्मक होना चाहिए, जो धनात्मक होना चाहिए। बट अंडर रूट -1 का आप स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे तो वो -1 आएगा। तो अंडर रूट में जो वर्गमूल ऑफ -1 है वो तो कोई वास्तविक संख्या नहीं है, बट इसका तो सॉल्यूशन मिला, इसका हल मिला। तो इसको हम लोग क्या बोले? एक काल्पनिक नंबर। अंडर रूट -1 क्या हो गया? एक काल्पनिक नंबर हो गया। तो आइलर ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो जो x का मान आया वर्गमूल ऑफ -1, ठीक है, ये काल्पनिक नंबर हो गया। तो हम लोग इसी काल्पनिक नंबर के बारे में बात करेंगे और इस काल्पनिक नंबर के कारण ही पूरा सम्मिश्र संख्या का पूरा एक चैप्टर बना। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारी 11वीं क्लास के लिए और IIT JEE के लिए। और इसका उपयोग हम लोग बहुत सारे जगह कर सकते हैं, ज्यामितीय रूप से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आप इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे, बीटेक में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, मतलब फिजिक्स में भी, भौतिक साइंस में भी बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। कॉम्प्लेक्स ये जो सम्मिश्र संख्या है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो x का जो वैल्यू आया था अंडर रूट वर्गमूल ऑफ -1, क्या आया था? वर्गमूल ऑफ -1। तो इसको हम लोग क्या बोले? इसका एक नाम दे दिया गया, उसको बोला गया आयोटा। इसको I से रिप्रेजेंट किया गया, इसको I से दर्शाया गया और जिसको क्या बोला गया? आयोटा बोला गया, ठीक है। तो ये एक काल्पनिक संख्या है। ये क्या है? ये काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो इस काल्पनिक संख्या को लेकर ही सम्मिश्र संख्या करके पूरा चैप्टर बना। अब हम इस काल्पनिक संख्या के बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो मैं इसके गुणधर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा। गुणधर्म ऑफ
गुणधर्म आयोटा। आयोटा का गुणधर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, परिभाषित करूंगा। तो देखो आई का जो मान होता है वर्गमूल ऑफ -1, इसको आई बोलते हैं। आई स्क्वायर, आई की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल ऑफ -1 इंटू वर्गमूल ऑफ -1, दैट मीन्स -1 होगा। आई की घात 3 को हम लोग बोल सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 1, ठीक है। और आई की पावर 2 का वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -i हो जाएगा। आई की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2, दैट मीन्स 1। तो ये हम लोग आयोटा, जो आयोटा है उससे कुछ गुणधर्म दे रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा हम लोग और आगे थोड़ा सा इसको हम लोग और सॉल्व करें, तो अगर मैं आई की पावर 5 की बात करूं तो उसको आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूं। मैं आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूं, जिसको आई की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये वापस आई हो गया। आई की पावर 6 की बात करूं तो मैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 लिख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आई की पावर 2 का वैल्यू -1 हो गया। आई की पावर 7 की बात करूं तो मैं इसको आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3 लिख सकता हूं। आई की पावर 4 का वैल्यू 1 हुआ, आई की पावर 3 का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना हो गया, -i हो गया। और आई की पावर 8 का वैल्यू आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 लिख सकता हूं, यानी कि 1 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हर 4 क्रम के बाद ये वापस वही मान मिल रहा है। आई का वैल्यू आई है, आई की पावर 2 का वैल्यू -1 है, आई की घात 3 का वैल्यू -i है, आई का घात 4 का वैल्यू 1 है। वैसे ही आई की पावर 5 का वैल्यू आई है, आई की पावर 6 का वैल्यू, ये वापस से सेम समान वैल्यू रिपीट हो रहा है हर 4 इंटरवल के बाद। तो इसको देखकर हम एक सामान्य सूत्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखिए। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, इसको देखकर हम लोग एक सामान्य सूत्र बनाएंगे। आई का पावर 4 के को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। आई की पावर 4 के प्लस 1 को हम लोग आई बोल सकते हैं। आई का घात 4 के प्लस 2 को हम लोग -i बोल सकते हैं। आई का घात 4 के प्लस 3 को हम लोग -i बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इन चारों घातों का योग करें, अगर चारों घातों का योग करें तो आई की पावर 4 के प्लस आई की पावर 4 के प्लस 1 प्लस आई की पावर 4 के प्लस 2 प्लस आई की पावर 4 के प्लस 3, ठीक है। इस चारों घातों का अगर हम लोग योग करें तो देखो क्या है, 1 और -1 0 हो गया, आई और -i क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लगातार 4 घात, आई का कोई भी लगातार 4 घात है, हम लोग बोल सकते हैं कि लगातार 4 घातों का योग, ठीक है। आई का लगातार 4 घातों का योग बराबर कितना होगा, 0। हम लोग लिख सकते हैं कि आई का लगातार 4 घातों का योग हमेशा क्या होने वाला है, 0, ठीक है। और यहां पे k का वैल्यू कैसा होगा, k का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। मैं इस पे एक आपको प्रश्न दूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि आई की पावर 5051, आई की पावर 5052, आई की पावर 5053 और आई की पावर 5054, इसका मान क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि आई का लगातार 4 घातों का योग का वैल्यू क्या होगा, 0 होने वाला है। तो ये भी देखो आई का पावर 5051, 5052, 5053 और 5054, ये लगातार 4 घात आ रहा है। तो आई का लगातार 4 घात का योग हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आई की पावर 39 का वैल्यू बताओ, तो देखो हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम 39 को 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये 9 बार में जाएगा 36 और ये 3 बचेगा। तो 39 को हम लोग लिख सकते हैं कि आई की पावर 4 इंटू 9 प्लस का 3, ठीक है। और हम लोग को पता है कि आई की पावर 4k प्लस 3 का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। क्या होता है, -i। तो इसका जो मान होने वाला है -i। कोई आपसे पूछे कि आई की पावर -81 का वैल्यू निकालो, -81 का वैल्यू निकालो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/i की पावर 81 लिख सकते हैं। अच्छा, आई की पावर 81 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 20 80 प्लस 1 81, मतलब 1 अपन कितना हो जाएगा,
आई का पावर 4k प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है आई। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग आई से ऊपर और नीचे रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, परिमेयकरण कर सकते हैं। तो देखो आई और आई स्क्वायर, आई का वर्ग कितना हो जाएगा -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई का कुछ गुणधर्म हुए, उस पर मैंने एक दो सवाल आपको बताए। हम लोग आगे एक दो और सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल दूं, ये समीशन, ये जोड़ का काम करता है, बहुत सारे नंबर्स का जोड़ के लिए ये सिंबल का ये जो उपयोग किया जाता है। तो मैं लिखूंगा आई की पावर के का मान रख दूंगा मैं 1 से लेकर 13 तक। मैं बोलूंगा इसका वैल्यू बताओ, इसको अगर सॉल्व करो तो इसको आप खोलोगे तो क्या मिलेगा, आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई के पावर 4 और आई के पावर कहां तक जाएगा 13 तक जाने वाला है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, इसके पहले क्या आएगा आई का पावर 12। अभी हम लोगों ने सीखा है कि लगातार 4 घातों का सम, आई का लगातार 4 घातों का सम क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से 4 तक का सम क्या होगा 0 होगा। बहुत अच्छे, आगे वैसे ही बोल सकते हैं 4 से 8 तक का सम क्या होगा 0 होगा, 8 से 12 तक का सम क्या होगा 0 होगा। तो हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ आई की पावर 13 बचा, इन बाकी का सम क्या हो गया 0 हो गया। तो अपने पास बचा आई की पावर 13, और आई की पावर 13 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, आई की पावर 4 इंटू 3 प्लस 1, और ये कितना होगा आई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिग्मा के का वैल्यू 1 से 30, आई के पावर के का वैल्यू कितना होगा आई होगा। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इस पे एक और मैं क्वेश्चन, एक और प्रश्न आपको मैं देना चाहता हूं, आप इसको हल करें। जैसे मैं लिख दिया सिग्मा आई के पावर के प्लस आई के पावर के प्लस 1 और के का वैल्यू 1 से 13। मैंने थोड़ा सा उस क्वेश्चन में मॉडिफाई कर दिया, और ये जेई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई मेंस का पूछा हुआ है। तो देखो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों से आई का पावर के को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आई की पावर के को कॉमन लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, और यहाँ पे क्या बचेगा आई बचेगा। के का वैल्यू कितना होगा 1 से लेकर 13 तक। अब देखो सिग्मा के अंदर से जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। ये जो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा सिग्मा से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा सिग्मा से बाहर आ जाएगा, और के का वैल्यू होगा 1 से लेकर 13 आई की पावर के। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि आई की पावर के का वैल्यू कितना है आई है। तो यहां पे रख दो भाई 1 प्लस आई इंटू आई, दैट मीन्स आई प्लस आई की पावर 2, दैट मीन्स आई माइनस 1। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, ठीक है, काल्पनिक नंबर जो आयोटा है उसके कुछ गुणधर्म देखे, उस पे हम लोगों ने एक दो सवाल किया, बस इतना ही हम लोगों ने काम अभी तक किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या को लिखने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए हम लोग जेड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जेड का इस्तेमाल, और जेड को लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई। क्या लिखते हैं जेड को एक्स प्लस आई वाई। तो जो सम्मिश्र संख्या है वो किस रूप में पाया जाता है, वो एक्स प्लस आई वाई रूप में पाया जाता है। और यहां पर x, y ये होता है, ये वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, ये वास्तविक संख्याएं होती है। जो x, y होता है वो क्या होता है, वो वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। और जो भी सम्मिश्र संख्या है उसको हम लोग x प्लस आई वाई से लिखते हैं, और जो x और y होता है क्या होता है वास्तविक संख्याएं होते हैं। यहां पे जो x है, x को हम लोग वास्तविक भाग बोलते हैं, वास्तविक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं वास्तविक भाग, किसका जेड का। और y को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक भाग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक भाग बोलते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं किसका जेड का। y को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक भाग बोलते हैं, ठीक है।
तो जो भी समिश्र संख्या है x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है, x और y वास्तविक नंबर होते हैं। x को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग बोलते हैं समिश्र संख्या का, y को काल्पनिक भाग बोलते हैं समिश्र संख्या का। और z को, x को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x को हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक भाग ऑफ समिश्र संख्या, रियल पार्ट ऑफ z। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब समिश्र संख्या का वास्तविक भाग। और y को हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं आई एम ऑफ जेड। आई एम ऑफ जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया जाएगा। रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब कि एक्स हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और आई एम ऑफ जेड का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया, काल्पनिक भाग हो गया। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो देखो मैं जेड लिख दिया 2 + 4i, तो यहां पे x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये 2 क्या है, इस समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और 4 क्या है, समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं z को लिखा x + iy, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो x का वैल्यू 0 हो गया, x बराबर 0 हो गया, तो z का मान क्या होगा, z बराबर क्या होगा, iy। z बराबर क्या होगा, iy। तो अगर x 0 हुआ समिश्र संख्या में, जो वास्तविक भाग 0 हो गया, तो z क्या हो गया, iy। क्या बचा, काल्पनिक भाग, क्या बचा, काल्पनिक भाग बचा ना। तो इस z को हम लोग क्या बोलते हैं, विशुद्ध, z को हम लोग बोलेंगे विशुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या। z को हम लोग क्या बोलेंगे, विशुद्ध काल्पनिक समिश्र संख्या, अगर x का वैल्यू 0 हो गया। अगर y 0 हो गया, मतलब अगर इस समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 0 हो गया, तो क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। तो z क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध वास्तविक संख्या, वास्तविक समिश्र संख्या या विशुद्ध वास्तविक संख्या। तो अगर किसी भी समिश्र संख्या का वास्तविक भाग 0 हो गया, तो वो विशुद्ध क्या होता है, काल्पनिक समिश्र संख्या होता है। और किसी भी समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 0 हो गया, तो क्या होता है, विशुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या हो गया। तो कभी भी आपसे प्रश्न में अगर पूछा जाए कि एक समिश्र संख्या है जो विशुद्ध काल्पनिक है, तो हम लोग जेड को क्या लिखेंगे, आई वाई लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर विशुद्ध वास्तविक है, तो जेड की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, सिंपल से हम लोग एक्स डाल सकते हैं। सिंपल से क्या डाल सकते हैं, एक्स डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का नाम मैंने लिख दिया Z1, x1 + i y1 लिख दिया मैंने। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको Z2 में लिख दिया, वो हो गया x2 + i y2 हो गया। तो 2 समिश्र संख्या को बराबर बोला जाएगा जब 2 समिश्र संख्या बराबर कब होगा, जब पहला का वास्तविक भाग दूसरे के वास्तविक भाग के इक्वल होगा, और पहले का काल्पनिक भाग दूसरे के काल्पनिक भाग के इक्वल होगा, उसके बराबर होगा। तो हम बोलेंगे कि दोनों समिश्र संख्या आपस में बराबर है। मतलब अगर मैं बोलूं वास्तविक भाग ऑफ फर्स्ट, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर वास्तविक भाग ऑफ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका मतलब x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, और साथ में, ठीक है, बोला जाएगा जब ये हो, और काल्पनिक भाग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का और काल्पनिक भाग दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में बराबर हो, y1 बराबर y2 हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि हम लोग बोल सकते हैं कि Z1 बराबर Z2 होता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, Z1 बराबर Z2 होता है। तो 2 समिश्र संख्या कब बराबर होती है, जब पहले का वास्तविक भाग दूसरे के वास्तविक भाग से इक्वल हो, और पहले का काल्पनिक भाग दूसरे के काल्पनिक भाग से इक्वल हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों समिश्र संख्या आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलो ये भी देख लिए। इस पे हम लोग 1-2 सवाल कर सकते हैं। समीकरण को हल करें
एवं x और y का मान निकालें। समीकरण को हल करें एवं x एंड y का मान निकालें। मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख देता हूं, 2 प्लस 3i एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i y इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, x का वैल्यू 1 प्लस आई है, तो अगर x का वैल्यू 1 प्लस आई है तो x की पावर 4, 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 का मान निकालें। चलो ये दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला है, इसको मैं लिख देता हूं 2 प्लस 3ix, पहला क्वेश्चन है 2 प्लस 3ix एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i 3 माइनस 2i y बराबर 2x माइनस 3y प्लस 5 बराबर, यहां पे 5 आई ले लेते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 5, 2x माइनस 3y प्लस के 5। देखो इस समीकरण को हल करना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3i एक्स स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2iy इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव में करता हूँ, 5i लिख देता हूँ, मैं 5i लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में मैं यहाँ पे बदलाव करता हूँ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर भी एक समिश्र संख्या है, इधर भी एक समिश्र संख्या है, दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, जब पहले का वास्तविक भाग दूसरे के वास्तविक भाग से इक्वल हो और पहले का काल्पनिक भाग दूसरे के काल्पनिक भाग से इक्वल हो, तब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 3y। ठीक है, और इसका काल्पनिक भाग क्या है, इसका काल्पनिक भाग है, यहां पे देखो i कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 2y और यहाँ पे क्या आएगा 5i, i से i कट गया। अब देखो यहाँ 3y से 3y भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन ले लो तो क्या आएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान यहाँ पे 0 आएगा, x का मान 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, x बराबर 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5/2। ठीक है, तो हम लोग को एक समिश्र संख्या मिल गया, क्या 0 प्लस 5/2i। अब पुट करते हैं x का वैल्यू 1, यहाँ पे x का वैल्यू 0 भी आया था 1 भी आया था, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2y बराबर 5, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया 2, तो y का वैल्यू कितना हो गया 1, तो एक और मिल गया 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, तो इसके कितने हल हो गए 2 हो गए। ठीक है, x और y के कितने मिले 2 वैल्यू मिले। तो देखो अगर दो समिश्र संख्या आपस में बराबर है तो पहले का, ठीक है, वास्तविक भाग दूसरे के वास्तविक भाग के इक्वल होगा और पहले का काल्पनिक भाग दूसरे के काल्पनिक भाग के इक्वल होता है। एक और प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू क्या दिया है 1 प्लस आई, तो हम लोग को निकालना है। एक और सवाल हम लोग करते हैं, x का वैल्यू दिया है 1 प्लस आई, तो मान बताए x का पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 का। ठीक है, एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, इस एक को मैं इधर लेके आता हूं और दोनों का वर्ग कर देता हूं, दोनों का क्या कर देता हूं वर्ग, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 1, दैट मीन्स x का पावर 2 माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस जो समीकरण आया है इससे
ठीक है, इसको मैं भाग देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स का पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 को भाग देते हैं। ठीक है, भाग देके देखो क्या होता है, कैसे भाग जाएगा, x का पावर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2। इसको घटाएंगे, घटाने से क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कट गया, ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3 और प्लस x का पावर 2। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या लिखो माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x की पावर 3 और ये हो जाएगा 4x का पावर 2। यहाँ पे माइनस 2x इसको नीचे लिखेंगे और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इसमें भी साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये तो कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x और 1 को ऐड लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 2। ठीक है, और ये देखो माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 6x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 6 हो गया। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये तो कट गया, तो आया माइनस 4x प्लस 7। अब x का वैल्यू 1 प्लस आई वापस यहाँ पे चिपका देते हैं, माइनस 1 प्लस आई प्लस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 4 आई प्लस 7, मतलब 3 माइनस 4 आई। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू ये होगा, ठीक है 1 प्लस आई, तो इसका ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 4 आई। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मान लो आपके पास नंबर 4 है, इसको तुम डिवाइड करते हो तो ये कितना आएगा 1, तो 9 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 प्लस 1। अब देखो इसलिए ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू दिस समथिंग और प्लस इसका जो भी बचा है रिमाइंडर वो। ठीक है, इसका जो भी शेष बचा है वो, तो देखो इसका वैल्यू 0 है और इसका 0 को शून्य को इससे मल्टीप्लाई करोगे शून्य, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी शेष बचेगा, जो इसका क्या बचा है शेष, जो यहाँ पे लिखा हुआ मैं, जो भी शेष बचेगा वही इसका क्या होगा हल होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इकाई का, हम लोग सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल की बात करेंगे। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, x प्लस आई वाई। तो देखो कोई भी सम्मिश्र संख्या होता है, जैसे वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक होता है, वैसे ही सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल भी क्या होगा, सम्मिश्र होगा। तो इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल ऑफ x प्लस आई वाई, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सम्मिश्र होगा, तो उसको मैं a प्लस आई बी मान लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं, a प्लस आई बी मान लिया, तो हम लोग को क्या करना है, a और b का मान निकालना है। ठीक है, हम लोग a और b का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड वर्क कर देते हैं। देखो वर्क करेंगे तो ये क्या वर्गमूल तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, और इधर वर्क करोगे तो 1 की पावर 2, देखो आई बी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा 2a हो जाएगा। अब अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इधर भी एक सम्मिश्र संख्या है, इधर भी एक सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्या आपस में इक्वल कब होगा, जब पहले का वास्तविक भाग दूसरे के वास्तविक भाग के इक्वल होगा और पहले का काल्पनिक भाग दूसरे के काल्पनिक भाग के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू x हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 बना। और देखो हम लोग बोल सकते हैं कि 2ab का वैल्यू क्या हो जाएगा y, इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के इक्वल हो गया, इसका काल्पनिक भाग इसके काल्पनिक भाग के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और फॉर्मूला हम लोग सूत्र एक यूज करेंगे। तो हम लोग सूत्र ये यूज करेंगे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग सूत्र ये यूज करेंगे, हम लोग सूत्र ये यूज करने वाले हैं कि एक फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो इसको आप खोलोगे ना, इसको आप खोलोगे तो क्या आएगा, a की पावर 4 b की पावर 4
माइनस 2a² प्लस 4a² मतलब क्या आएगा, प्लस 2a²b², तो वो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया और यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, हम लोग को a और b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को हम लोग हल करेंगे तो a और b का वैल्यू मिल जाएगा, a और b का मान मिल जाएगा। तो ये हम लोग को समी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग ये सब स्टेप हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे समिश्र संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। ओके, देखो 5 + 12i का वर्गमूल निकालें। 5 + 12i का हम लोग वर्गमूल निकालने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग को निकालना है वर्गमूल ऑफ 5 + 12i। तो समिश्र संख्या का वर्गमूल समिश्र ही होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर में x + iy के बराबर लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों साइड वर्ग लेना है। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, वर्ग ले लेते हैं। ठीक है, वर्ग लेंगे तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 12i बराबर में ये हो जाएगा x⁴ और y⁴ i का पावर 2 -1 हो जाएगा, मतलब -y⁴ प्लस 2xiy होने वाला है, 2xiy होने वाला है। अब देखो इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के इक्वल, इसका काल्पनिक भाग इसके काल्पनिक भाग के इक्वल करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं x⁴ 2 - y⁴ बराबर 5 और बोल सकते हैं कि 2xy बराबर कितना आ गया, 12। अब मैंने आपको ये बताया कि x⁴ 2 y⁴ 2 को हम लोग लिख सकते हैं कि x⁴ 2 - y⁴ 2 प्लस 4x² y²। तो देखो x⁴ 2 प्लस y⁴ 2 इसका हम लोग एक नंबर मानते हैं, समीकरण नंबर 1। और देखो x⁴ 2 - y⁴ 2 का वैल्यू कितना है, 5 है, इसका मान 5 है। इसका पावर 2 करोगे तो कितना, इसका मान हो जाएगा 25। और इसको इसका पावर इसको कर दो, दोनों साइड वर्ग करोगे तो यहां आ जाएगा 4x² y² और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। तो ये ओवरऑल कितना होगा, वर्गमूल ऑफ 169 मतलब 13 होता है। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, x² प्लस y² का वैल्यू कितना मिल गया, 13। तो अपने पास दो समीकरण है, एक है x² - y² = 5, एक अपने पास क्या है x² - y² बराबर 5 और एक है अपने पास x² प्लस y² बराबर 13। दो समीकरण है, इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ दे। जोड़ने से क्या होगा, ये दोनों तो आपस में कट गया, 2x² बराबर 18 आ गया, x² का बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 3 और -3। अब देखो हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बनाए थे 2xy बराबर 12, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड में 2xy बराबर 12। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 और -3। तो x को वैल्यू अगर मैं 3 डालूंगा तो 2 × 3 × y बराबर 12, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया 6, 6 को 12 से काटोगे 2 बार में आएगा। ठीक है, तो अपना x का वैल्यू अब -3 डालोगे तो 2 × -3 × y बराबर 12, तो y का मान यहां से कितना आ जाएगा, -2 आने वाला है। तो हम लोग को क्या चाहिए था, वर्गमूल। वो हम लोग किस टाइप में माने थे, x + iy टाइप में। तो अपना एक कम देखो, रियल वास्तविक संख्या में ना एक नंबर का एक ही वर्गमूल आता है, लेकिन काल्पनिक नंबर में एक से ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो जो भी अपना काल्पनिक नंबर जो था 5 + 12i, 5 + 12i, ठीक है, रूट में 5 + 12i, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3 + 2i हो सकता है या -3 - 2i भी हो सकता है। तो ऐसे करके हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल हम लोग ऐसे ही निकालने वाले हैं। ओके, चलो हम लोग अगला पार्ट इसका भाग पढ़ते हैं। समिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। जैसे वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए वास्तविक तल होता है, वैसे ही समिश्र संख्या को दर्शाने के लिए समिश्र तल होता है, या उसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गन तल, आर्गन तल होता है। ठीक है, आर्गन प्लेन बोलते हैं उसको।
तो देखो समित संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग आर्गन तल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग वास्तविक संख्या में दो अक्ष को पढ़ते हैं, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है ना, तो इस सेम चीज यहां पे भी होता है, ठीक है, बट इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। ये हो गया 0,0, ठीक है। वहां पे जो एक्स अक्ष था ना, इसको हम लोग वास्तविक अक्ष बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक अक्ष। और जो वाई अक्ष है ना, उसको हम लोग काल्पनिक अक्ष बोल देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक अक्ष। और इस पूरे तल को, ये पूरे तल को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन, ठीक है, आर्गन प्लेन बोलते हैं। तो देखो किसी भी समित संख्या को हम लोग एक बिंदु से प्रदर्शित कर सकते हैं। समित संख्या को हम लोग इस समतल में एक बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। समित संख्या को समतल में एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग समित संख्या को समतल में एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं एक समित संख्या ले लिया जेड एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो इसको मैं जेड एक्स कोमा वाई बोल सकता हूं। समित संख्या को हम लोग एक बिंदु से प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको हम लोग यहां से मिला भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 0,0 एक्स वाई से ये दूरी को हम लोग मापांक बोलते हैं। इसको मोड ऑफ जेड जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मापांक। मापांक क्या होता है? 0,0 से समित संख्या का दूरी होता है, ठीक है। इसका वैल्यू होता है वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई का 0,0 से दूरी का फॉर्मूला तो यही होता है, ठीक है। तो किसी भी समित संख्या को हम लोग प्रदर्शित करने के लिए आर्गन प्लेन का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसा ही वास्तविक तल होता है वैसे ही आर्गन तल होता है। वहां पे एक्स अक्ष को एक्स अक्ष बोलते हैं वास्तविक तल में, यहाँ पे समिश्र तल में या आर्गन तल में एक्स अक्ष को वास्तविक तल बोलते हैं और वाई अक्ष को हम लोग काल्पनिक तल बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी समिश्र संख्या है उसको हम लोग एक बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x,0, ये x दूरी हो गया, ये y दूरी हो गया, ठीक है। तो समिश्र संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग आर्गन प्लेन का यूज करते हैं। अब ये x और y तो रियल होता है, x और y वास्तविक होता है। अगर x और y दोनों धनात्मक हो तो पहला क्वाड्रेंट में आएगा, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे भी आगे चलता जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। अब हम लोग कोणांक की बात करते हैं। कोणांक, कोणांक, कोणांक क्या होता है? समिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है? इसको आर्गुमेंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट बोलते हैं। देखो समिश्र संख्या को हम लोग आर्गन प्लेन में बनाएंगे, आर्गन तल में बनाएंगे, ठीक है। मान लो एक समिश्र संख्या है x, y, ठीक है। अब ये कोणांक का परिभाषा क्या होता है? कोणांक का मैं परिभाषा बताता हूं। कोई भी समिश्र संख्या मूल बिंदु से धनात्मक, ठीक है, धनात्मक अक्ष से, धनात्मक वास्तविक अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसको बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में जो कोण बनाता है थीटा, उस कोण को हम लोग कोणांक बोलते हैं। इसका परिभाषा ये होता है कि कोई भी समिश्र संख्या z अगर वास्तविक तल से घड़ी की विपरीत दिशा में इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जो कोण बनाता है उसको कोणांक बोला जाता है, उसको कोणांक बोला जाता है। जो कोण बनाता है, ठीक है। अब देखो इस कोण का मान कैसे निकालेंगे? ये हो गया x दूरी, ये हो गया y, ये मान लो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, थीटा, ठीक है, ये हो गया थीटा। तो यहां पे मैं tan थीटा की बात करूं तो ये क्या होगा? y/x। तो ये जो थीटा होगा इसको ही कोणांक बोलेंगे और ये होगा tan इनवर्स, ठीक है, y/x,
एक्स। ठीक है, तो समित संख्या का कोणांक क्या होता है? कोई भी समित संख्या धनात्मक वास्तविक अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनाता है उस कोण को ही हम लोग कोणांक बोलते हैं। अच्छा, एक ही समित संख्या का एक से ज्यादा कोणांक हो सकता है। कैसे? मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं 2n पाई। मान लो कि यहां पे कोई नंबर, यहां पे समित संख्या है, ठीक है। कोणांक का मतलब कि ये कितना डायरेक्शन पे, कितने दिशा पे है, तो ये थीटा दिशा पे बन रहा है, थीटा दिशा वाले लाइन पे लाई कर रहा है समित संख्या। अब हम लोग एक पूरा चक्कर मारे, मतलब 360 डिग्री घूमे, तो वापस वही डायरेक्शन, वही दिशा मिलने वाला है। तो कोणांक ये बताता है कि ओरिजिन और समित संख्या को मिलाने वाले लाइन पे कितने डायरेक्शन पे, कितने दिशा पे समित संख्या का वैल्यू लाई कर रहा है। तो हर 2 पाई पे घुमाने पे वापस वही जगह मिल जाएगा, इसलिए एक समित संख्या का एक से ज्यादा कोणांक हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं मुख्य कोणांक। समित संख्या का हम लोग मुख्य कोणांक पढ़ेंगे। मुख्य कोणांक, जिसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। अब देखो, जो मुख्य कोणांक का जो मान होता है ना, वो -पाई से पाई के बीच में लाई करता है। तो देखो, हम लोग अभी मुख्य कोणांक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो देखो, अगर समित संख्या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग चतुर्थांशों में इसका जो मुख्य कोणांक का वैल्यू होगा वो -पाई से पाई के बीच में रहने वाला है। तो देखो, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया और ये एक्स वाई होगा। अब कैसे पहचानेंगे कि वो प्रथम चतुर्थांश में है? तो एक्स और वाई दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका मुख्य कोणांक को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को हम लोग देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम लोग को लेने हैं। तो देखो, जो कुछ पहला जो काम करना है अपने को, जेड दिया रहेगा एक्स प्लस आई वाई। क्या दिया रहेगा? जेड दिया रहेगा, एक्स प्लस आई वाई दिया रहेगा। अब अगर जेड प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों धनात्मक होगा। तो हम लोग अल्फा निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एक अल्फा टर्म निकालेंगे। अल्फा का होगा, अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। अल्फा होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। और यहां पे हम मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोड। मतलब अगर x और y का वैल्यू ऋणात्मक होगा तो हम लोग ऋणात्मक नहीं लेंगे, हम लोग धनात्मक वाले वैल्यू लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर z प्रथम चतुर्थांश में है और इसका जो मुख्य कोणांक है उसको थीटा बोलेंगे। जो मुख्य कोणांक है, मुख्य कोणांक, मुख्य कोणांक को हम लोग थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो अगर z प्रथम चतुर्थांश में है तो थीटा का वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा के बराबर हो जाएगा। अगर z दूसरा चतुर्थांश में है, अगर z दूसरा चतुर्थांश में है, ठीक है, तो अल्फा निकला, तो जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। देखो, z अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो थीटा अल्फा हो जाएगा। थीटा अल्फा कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स पॉजिटिव y बाई पॉजिटिव x, धनात्मक y बाई धनात्मक x, या फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, अगर z दूसरा चतुर्थांश में होगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अगर z तीसरा में है, तीसरा चतुर्थांश में है, तो जो मुख्य कोणांक का वैल्यू है वो अल्फा माइनस का पाई हो जाएगा। और z चतुर्थ में है, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, कुछ हम लोग प्रश्न लेके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं प्रश्न लेता हूं पहला,
मैंने कुछ प्रश्न लिखा। अब पहला क्वेश्चन हम लोग को करना है। अब देखो जेड है 1 + i, मतलब एक्स और वाई दोनों धनात्मक है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे। अल्फा का होगा tan इनवर्स 1/1। तो ये कितना होगा पाई/4। तो ये क्या है, जेड पहला क्वेश्चन में जेड है प्रथम चतुर्थांश में, क्या है प्रथम में। तो जो अपना पूर्णांक होगा वो जेड जो है प्रथम चतुर्थांश में है, तो पूर्णांक होगा अल्फा। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई/4। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग अल्फा निकालेंगे। अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स, पॉजिटिव लेना है, ये हो गया 2√3, और इसका पॉजिटिव लेना है -2। ठीक है, ये कट गया, इसका मोड लेना है। तो ये अल्फा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स ऑफ मोड ऑफ √3, मोड ऑफ वर्ग रूट ऑफ 3। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू आपको पता है पाई/3 होता है। अब देखेंगे ये जेड जो x का वैल्यू ऋणात्मक है और y का वैल्यू धनात्मक है, तो ये दूसरा चतुर्थांश में क्या है, दूसरा चतुर्थांश में सेकंड में है। तो जो मापांक का वैल्यू होगा वो क्या होगा पाई-अल्फा। पाई-अल्फा का वैल्यू पाई/3 है, तो ये आ जाएगा 2π/3। ऐसे हम लोग इसका मापांक निकालेंगे। तीसरा बात करते हैं, जेड है -√3 तो फिर हम लोग निकालेंगे अल्फा। क्या निकालेंगे अल्फा। अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स का प्लस वाला ले लेंगे, ठीक है, प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला भाग लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस से भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/4। बट ये तीसरा चतुर्थांश में है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, ये जो मुख्य कोणांक हम लोग निकाल रहे हैं होगा अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, मतलब -3π/4। चौथा क्वेश्चन है जेड का वैल्यू क्या है। जेड का वैल्यू क्या है, फोर्थ में 1/2 -1/2i, 1/2 -1/2i। तो यहाँ भी वापस पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे। अल्फा क्या होगा tan इनवर्स मोड ऑफ -1/2 और 1/2, मतलब tan इनवर्स 1 आएगा, कितना आएगा पाई/4। लेकिन ये चतुर्थ चतुर्थांश में, कौन से में, चौथे में है, चौथे में है। तो जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा माइनस का अल्फा -पाई/4। ठीक है, तो ये मुख्य कोणांक हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, किसी भी असममित संख्या का मुख्य कोणांक निकाल सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग, कोई भी समित संख्या जेड है x + iy, ठीक है, इसका एक संयुग्मी होता है, संयुग्मी, इसको हम लोग जेड बार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड बार। जेड बार क्या होता है x - iy। जेड बार क्या होता है x - iy। जैसे मान लो कोई है 2 + 5i, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा 2 - 5i। अच्छा, इस संयुग्मी का काम क्या होता है, मतलब कैसे होता है संयुग्मी। देखो 2 + 5i यहां पे कहीं होगा 2,5, और ये वास्तविक अक्ष है, क्या है वास्तविक अक्ष है, और 2 - 5i कहां पे होगा, यहाँ पे इसके एकदम अविलंब में होगा 2 - 5। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी समित संख्या का जो संयुग्मी होगा ना, वो उसका वास्तविक अक्ष में प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब। तो संयुग्मी ऑफ समित संख्या का जो भी संयुग्मी होता है वो उसके वास्तविक अक्ष में क्या होता है, प्रतिबिंब का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल करते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर -2 + i जेड प्लस लेमडा प्लस आई बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे लेमडा का मान बताए अगर, इसमें दो स्थितियां है। पहली स्थिति ये बोली है कि जेड विशुद्ध वास्तविक हो, और दूसरा है जेड विशुद्ध काल्पनिक है। दो स्थितियों में लेमडा का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
अब देखो जेड विशुद्ध वास्तविक हो, मैंने आपको बताया था कि विशुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, समित संख्या होता है, जेड का वैल्यू एक्स हो जाएगा। तो पहले जो स्थिति में जेड की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, एक्स डाल सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 माइनस 2 प्लस आई एक्स प्लस लेमडा प्लस आई बराबर 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 को मैं 0 प्लस 0 आई भी लिख सकता हूं, 0 को 0 प्लस आई भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस लेमडा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा प्लस आई, आई कॉमन लेते हैं तो यहां पे आएगा 1, तो यहां पे देखो माइनस आई एक्स होगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का आई एक्स बराबर 0 प्लस 0 आई। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि इधर का वास्तविक भाग को इधर के वास्तविक भाग से, इधर के काल्पनिक भाग को इधर के काल्पनिक भाग से हम लोग बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वास्तविक भाग हो गया और ये काल्पनिक भाग हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स का वैल्यू 1 आया, एक्स का वैल्यू 1 आया, और ये भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा बराबर 0, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, लेमडा का वैल्यू 1 आया, ओके। दूसरा स्थिति यह था कि जेड विशुद्ध काल्पनिक है, जेड विशुद्ध काल्पनिक हुआ तो जेड को क्या लिख सकते हैं, आई वाई, यहां लिख सकते हैं आई वाई का वर्ग प्लस 2 प्लस आई इंटू आई वाई प्लस लेमडा प्लस आई बराबर 0, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आई वाई और माइनस का वाई प्लस लेमडा प्लस आई बराबर 0। देखो यहाँ पे वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग अलग करते हैं और इसको भी 0 प्लस 0 आई हम लोग कर सकते हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस लेमडा प्लस आई 1 प्लस 2y बराबर 0 प्लस 0 आई, ठीक है। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के इक्वल कर दिया, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के इक्वल कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 प्लस 2y का वैल्यू 0 होगा, और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस लेमडा का वैल्यू भी क्या होगा, इसका मान 0 होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1/2, यहाँ पे डालेंगे माइनस का माइनस 1/2 का पावर 2, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस लेमडा बराबर 4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1/4। तो अगर कोई समित संख्या विशुद्ध काल्पनिक है तो जेड की जगह आई वाई रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, विस्थापित करके उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। समीकरण को हल करें, ठीक है। एक दो समीकरण देखता हूं, उसको हल करना है। मापांक ऑफ समित संख्या और जेड का पावर 2 बराबर 0, और एक और है, चलो इसको पहले हल करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो जेड का मापांक मैंने आपको बताया था वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और मोड ऑफ जेड का पावर 2 को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस आई वाई की पावर 2 बराबर 0। जेड को हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई रखते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, और इसको हल करते हैं। अब देखो हल कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस में एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 प्लस 2x आई वाई बराबर 0। इस 0 को हम लोग 0 प्लस 0 आई भी बोल सकते हैं। अब इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर होगा, और इसका काल्पनिक भाग इसके काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 2xy बराबर 0 हो गया, और यहां पे लिख सकता हूं मैं वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या होगा, यहां से x का वैल्यू 0 होगा या फिर y का वैल्यू 0 होगा, दो ही चीजें हो सकती है। अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा वर्गमूल ऑफ y की पावर 2, जिसको हम लोग मापांक ऑफ y लिखते हैं, ठीक है, और x का वैल्यू 0 है, ठीक है, और y का वैल्यू इसको हम लोग मापांक y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग मापांक ऑफ y प्लस मापांक ऑफ y, ठीक है, और माइनस मापांक ऑफ y का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। मापांक ऑफ y को कॉमन लोगे तो 1 माइनस मापांक ऑफ y बराबर 0 आएगा। तो यहां से y का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू 1 और माइनस 1 आएगा। तो यहां से x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 0 पे
y का वैल्यू -1 आया, x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू 0 आया। तो यहां से 3 हल मिल चुके हैं x बराबर 0 पे। अब y को 0 पुट करते हैं, क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। तो इसमें हम लोग y को 0 पुट करेंगे, इसमें y को 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, y को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें हम लोग अगर y को 0 पुट करेंगे तो ये मापांक ऑफ x आ जाएगा, और y को 0 पुट करेंगे तो मापांक ऑफ x का स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा मापांक ऑफ x और 1 प्लस मापांक ऑफ x बराबर 0। तो x का वैल्यू तो 0 आएगा, और x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, क्योंकि x वास्तविक है, वास्तविक संख्या का मापांक का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। तो y 0 करने पे x का वैल्यू क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो वो पहले ही आ चुका है। तो इसके कितने हल निकलने वाले हैं, इसके 3 हल निकलने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी आगे कर सकते हैं। वहां पे मापांक का हम लोग गुणधर्म पढ़ लेंगे ना, तो वहां पे ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नहीं तो कभी भी आपको ऐसा कुछ समीकरण मिले ना, तो z को x प्लस आई पुट कर दो और उसको हल कर दो। रियल पार्ट को रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग को वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से बराबर करने से इसके हल मिल जाते हैं। एक और सवाल ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और समीकरण है जेड बार आयोटा जेड स्क्वायर, एक समीकरण है, इसको हल करें। तो बस जेड को हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई। जेड बार का मतलब क्या हुआ, जेड का संयुग्मी। जेड का संयुग्मी क्या होता है, x माइनस आई वाई, और आई जेड स्क्वायर का क्या होगा, x प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, और आयोटा इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 2xi y। तो x माइनस आई वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और देखो यहाँ पे -2xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2xy हो जाएगा। कैसे, आई का स्क्वायर -1 और 2 है, ठीक है, तो -2xy। अब हम लोग इसके वास्तविक भाग को इसके वास्तविक भाग से इक्वल करेंगे, इसके काल्पनिक भाग को इसके काल्पनिक भाग से इक्वल करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर -2xy, ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ -y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2y बराबर 0 आ जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, और x प्लस और y, या फिर y का वैल्यू कितना आ सकता है, -1/2, ठीक है। अब x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो -y बराबर -y की पावर 2, ठीक है, x 0 पुट करने से, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर बराबर y माइनस 1 बराबर 0, तो y का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो x 0 तो y का वैल्यू 0 और x 0 तो y का वैल्यू 1 आया। 2 हल यहाँ पे आ गए। वैसे ही y का वैल्यू -1/2 डालेंगे तो 2 हल यहाँ से और मिल जाए, मतलब यहाँ से यहाँ पे पुट करके और भी हल निकाल सकते हैं। तो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग z को x प्लस आई वाई पुट करके और जो भी समीकरण है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ओके।